जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अर्थ को एज अ ग्लोब पढ़ेंगे। दिशाओं का निर्धारण कैसे होता है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अर्थ बना दी ग्लोब के फॉर्म में और इसको हमने बीच से डिवाइड कर दिया, यानी अर्थ को बीचों बीच डिवाइड कर दिया। और इस लेटी हुई रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश। तो जो भी लेटी हुई रेखाएं होंगी उन्हें लैटिट्यूड्स बोला जाएगा। तो ये हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब इसके ऊपर जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, यानी 0 डिग्री के ऊपर होगा नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे होगा साउथ। तो इसी तरह इस गोले को बोल देंगे, तो इस गोले यानी अर्ध गोले के बोलेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये नॉर्थ में है तो इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे। और 0 डिग्री से नीचे वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर हो गया नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। और ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर बने हुए हैं, यानी इक्वेटर से इनका एंगल है 90 डिग्री का। फिर हमने इन दोनों लाइनों को मिला दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली लाइन को। अब इसके राइट में होगा ईस्ट यानी पूर्व और इसके लेफ्ट में होगा वेस्ट यानी पश्चिम। तो ठीक उसी तरह ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि ये गोलोब के आधे आधे हिस्से पर है। और 0 डिग्री के ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री के नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो ये तो हो गया हमारे हेमिस्फीयर के बारे में कि 4 हेमिस्फीयर होते हैं और इम्पॉर्टेंट 4 दिशाएं होती हैं। बाकी बनाने को तो इधर को नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, इधर वाले को नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं और इधर साउथ ईस्ट और इधर वाले को साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट 4 ही दिशाएं होती हैं, जिसमें नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, राइट ईस्ट में होता है, ईस्ट राइट में होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, यानी अक्षांश रेखाएं जिनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 0 डिग्री जिसे इक्वेटर बोला जाता है उसे तो हम देख चुके हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी ऊपर, इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और उसी तरह 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री साउथ में एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोला जाता है। अब इन दोनों को यही डिग्री क्यों दी गई है, क्योंकि हमारा सन है वो इन्हीं दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में रहता है। अगर हमारा सन यहाँ 0 डिग्री से चला, यानी अगर ये हमारा सन है अभी इक्वेटर पे है, फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो नॉर्थ की तरफ जाके ये 23.5 डिग्री से फिर वापस आ जाता है 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे फिर वापस आ गया और फिर यहाँ से नीचे जाता है यानी साउथ डायरेक्शन में। तो ये अब यहाँ से 23.5 डिग्री पे आके यहाँ से फिर लौट जाता है, फिर ये 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। ये फिर 0 डिग्री पे आ गया हमारा सन, इसीलिए हमने इन्हें 23.5 डिग्री पर रखा है। सन यहीं से आके फिर वापस चला जाता है। सन की रेज यहीं पर वर्टिकली पड़ती हैं, यानी सीधी सन की रेज यहीं इन्हीं इतने ही एंगल के बीच में पड़ती हैं। तो इसीलिए हमने इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा नाम दिया और 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा नाम दिया। अब फिर 2 इम्पोर्टेंट और हैं जिन्हें 66.5 डिग्री नॉर्थ में जिन्हें आर्कटिक सर्कल बोला जाता है और ये 66.5 डिग्री साउथ जिसे अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है, क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन है इसीलिए आर्कटिक सर्कल नाम दे दिया गया, नीचे अंटार्कटिक ओशन है इसीलिए इसे अंटार्कटिक सर्कल नाम दे दिया गया। बाकी 90 डिग्री पर तो नॉर्थ पोल है ही और इधर नीचे 90 डिग्री पर साउथ पोल है। और ये जितनी भी लाइंस हैं ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने की वजह से कि बीच की दूरी एकदम समान है, यानी अगर 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे तो इन सब की दूरी एक समान होगी, जो दूरी है 111 किलोमीटर की। यानी कि अगर हम लोग 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाएंगे तो हम लोग 111 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे और उसी तरह बढ़ते बढ़ते नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएंगे, या जितनी भी दूरी जाना होगा आप वहां तक जा सकते हैं। आप इसको एक एवरेज मान के, एवरेज क्या ये एग्जैक्ट भी है, इसीलिए इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे थंबनेल वाले टॉपिक्स की बारी कि गरजता चालीसा क्या होता है, प्रचंड पचासा क्या होता है और चीखना साठा क्या होता है। तो देखिए, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है हमारा यानी 0 डिग्री से ऊपर वाला, उसे कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लैंड पार्ट
नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका का ऊपरी भाग, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसीलिए इसे कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर बोला जाता है। जबकि साउथ हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, यहाँ पर लैंड का बिल्कुल अभाव है, यानी बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर लैंड की, भूमि की। यहाँ पर ओशन बॉडी या वाटर बॉडी ज़्यादा डोमिनेंट में है। इसीलिए जब हमारी विंड यानी पवनें चलती हैं, जब वेस्टर्लीज चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, तब इन पवनों को अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग लेटीट्यूड्स पे अलग अलग नाम दिया जाता है। और ये स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड बिल्कुल नहीं है। तो लैंड अगर नहीं है, वाटर बॉडीज़ है, तो हवाएं लगातार बहुत तेज़ी से चलेंगी। अगर लैंड होती या पर्वत होते तो वहाँ से टकराती और रुकती, थोड़ा रुकावट होती। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में लैंड नहीं है, इसलिए ओशन बॉडी में या वाटर बॉडी में पूरी तरह बहुत तेज़ से चलती हैं। तो इसीलिए जो सेलर थे, यानी जो शिप चलाने वाले थे, जो कैप्टन थे, जो भी शिप को चलाते थे, उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया है। तो 40 डिग्री साउथ वाले को नाम दिया गया रोरिंग 40s, यानी गरजता चालीसा। 50 डिग्री साउथ वाले को नाम दिया गया फ्यूरियस 50s, प्रचंड 50। और 60 डिग्री साउथ वाले को नाम दिया गया स्क्रीमिंग 60s, यानी चीखता 60। यानी ये हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि उन्हें लगता है कि ये 40 यानी 40 डिग्री वाला गरज रहा है, 50 डिग्री वाला प्रचंड हवाएं चल रही हैं, और 60 डिग्री वाला एकदम लग रहा है चीख रहा है। वहाँ पर विंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने इसको ऐसा नाम दिया। तो ये सब भी लेटीट्यूड्स पे ही लाई करता है। तो मुझे लगता है इन तीनों के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन तीनों को साउथ हेमिस्फीयर में नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर लैंड कम है, ओशन बाउंड्री ज़्यादा है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज़मीन यानी भूमि का बाट ज़्यादा है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज ये सब हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिलता है। तो आई होप ये इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स वाला और हेमिस्फीयर वाला पार्ट और दिशाओं का निर्धारण वाला पार्ट आपको समझ आया होगा कि दिशाएं कैसे निर्धारित होती हैं, हेमिस्फीयर क्या होते हैं, और इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स में कौन कौन से आते हैं, और इन्हें ट्रॉपिक्स क्यों कहा जाता है, और एक से दूसरे लेटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है। ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।